Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 19 जुलाई 2026 और है संडे। और आपको पता है संडे होता है रिवीजन डे। तो बेसिकली आज हम लोग पिछले पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स को एक साथ रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि रोज़ाना तो नया नया पढ़ ही रहे हैं ना, रिवाइज़ करना ज़रूरी है। और अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो एट दी लास्ट टाइम पे आपके सामने बहुत सारा कंटेंट होगा, मेमोराइज़ करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए वीकली बेसिस पे हम एक रिवीजन का सेशन रखते हैं। ज़्यादातर संडे को ही ये सेशन रहता है, जिसमें मंडे टू सैटरडे के सभी आर्टिकल्स या सभी करंट अफेयर्स जो हमने कवर करे हैं ऑन अ डेली बेसिस, उन सबको रिवाइज़ कर लिया जाता है। तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे शुरुआत करते हैं। तो हमने सबसे पहले आर्टिकल से शुरुआत की थी लास्ट वीक, फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है, ये इंडियन रेलवेज के लिए एक कह सकते हैं बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यह हाइड्रोजन ट्रेन रिसेंटली प्रधानमंत्री ने इसको हरी झंडी दिखा दी है और ये ट्रेन जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। खासकर ये कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है, हमारे जिंद सिटी से सोनीपत तक ये ट्रेन चलने वाली है। धीरे धीरे करके उसमें और भी स्टेशंस का एक्सपेंशन किया जाएगा, जिसके बेसिस पे हाइड्रोजन ट्रेन और भी बड़े एरियाज़ को फिर कवर करना शुरू करेगी। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रोजन ट्रेन की, तो मतलब इसमें जो एज अ मेन पावर सोर्स है, या तो पहले जैसे आपने देखा होगा जो ट्रेन चलती थी, जो इंजन चलते थे वो डीजल पावर इंजन हुआ करते थे। बाद में उन सबको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स हैं आपने देखे होंगे ऊपर रेलवे स्टेशंस पे, जो हमारी रेलवे ट्रैक्स हैं उस पर लगे हुए होते हैं, उससे वो ट्रेन कनेक्टेड होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलना शुरू कर दी। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रॉब्लम यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जा रही है वो कोयला जला कर बन रही है, जिससे प्रदूषण बहुत सारा हो रहा है। तो डीजल से भी प्रदूषण हो रहा था, इलेक्ट्रीफाई करने से भी यहाँ पर कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आया इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। देन हमारे पास भी एक सोल्यूशन धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। ऑब्वियस ही बात है, अभी एक छोटा सा इंप्लीमेंटेशन हुआ है हाइड्रोजन का, कि हम हाइड्रोजन से ट्रेन को चलाएं। अब जब हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर में जलेगा, जब जलेगा जिससे ट्रेन को पावर मिलेगी, ट्रेन चलेगी, तो उसके बदले में क्या प्रदूषण नहीं होगा? नहीं। जब हाइड्रोजन को जला देते हो आप, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन लो जला दो, तो क्या मिलेगा? केवल और केवल वाटर वेपर मिलेगा, पानी मिलेगा। तो इंडिया का पहला ये हाइड्रोजन ट्रेन है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन सेट इसको कह सकते हैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे अब वर्क कर रही है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है हाथों हाथ प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। जैसे मतलब तो पुराना तरीका था जहाँ पे डीजल इंजन या जैसे मैंने बताया ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स होते थे, वैसा कुछ सिस्टम यहाँ पर नहीं है। जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी या जो पावर मिलेगी वो हाइड्रोजन से मिलेगी। और ये जो ट्रेन है वो बिल्कुल जीरो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो प्रदूषण है वो ना के बराबर होगा। इसमें से हाइड्रोजन जब जलेगा तो केवल और केवल पानी मिलेगा, वाटर वेपर्स मिलेंगे। आपने हाइड्रोजन वाली बसेस में भी देखा होगा किस तरीके से जो वाटर है वो यहाँ पर गिरता रहता है, ठीक है, जब हाइड्रोजन जलता है। तो अब यहाँ पे इस पूरे ट्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। जैसे 10 कोचेस, इसमें 8 पैसेंजर कोच हैं और 2 ड्राइविंग पावर कार हैं। इसकी टोटल पावर 2400 किलोवाट है। 682 सीट्स इसके अंदर में देखने को मिल जाती हैं। रूट है जिंद से लेकर सोनीपत, हरियाणा के अंदर में इस ट्रेन को सबसे पहले चलाया गया है। लगभग 12 स्टेशन को ये कवर करेगा और ट्रैवल टाइम इसका 2 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। 2 घंटे में ये 12 स्टेशन को कवर करके जिंद से सोनीपत तक पहुंचा देगा, सोनीपत से जिंद तक पहुंचा देगा। यही डिस्टेंस को ये कवर करने वाला है। और इतने डिस्टेंस के अंदर में लगभग हर रोज़ ये 300 किलोग्राम हाइड्रोजन को कंज्यूम करेगा। और ये हाइड्रोजन जब जलेगा तो इसके बदले में क्या मिलेगा? केवल और केवल वाटर वेपर और पानी मिलेगा। मतलब वाटर वेपर एग्जैक्टली पानी ही मिलेगा। अब ग्लोबल सिनारियो क्या कहता है हमारा, ज़रा थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। तो दुनिया भर में ये जो हाइड्रोजन वाली टेक्नोलॉजी है, शुरुआत कैसे होती है, ज़रा इस पर थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहली चीज़ आती है फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम है एल्स्टॉम। तो इन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली बर्लिन के अंदर साल 2016 में। फिर यहाँ पर आता है कोरेडिया आइलैंड। ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन थी जो जर्मनी में शुरू की गई थी इन 2018। फिर आज बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हो चुकी हैं जो हाइड्रोजन ट्रेन को ऑपरेट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जापान हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया और कनाडा हो गया। तो अब यहाँ पर इंडिया भी इस एलीट क्लब के अंदर में शामिल हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने भी हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन की शुरुआत कर ली है। और ये किस बेसिस पे काम करेगा? हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको एग्जैक्टली बता चुका हूँ। और इसका अल्टीमेट बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ओनली वाटर वेपर और कुछ नहीं। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है क्या भारत ने खुद से बनाई है? क्योंकि हमने ये नहीं देखा कहीं पर भी। हमने ये तो देखा ट्रेन चला दी गई है, इनाग्रेशन हुआ है, बहुत सारे पोस्ट देखे हैं, गवर्नमेंट पोस्ट देखे हैं,
लेकिन ये कहीं पर नहीं देखा कि ये खुद की बनाई हुई है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे चल रहा है, क्योंकि ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी नहीं है। हाइड्रोजन फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो इंपोर्ट करी गई है कनाडा से इंपोर्ट करी गई है, कनाडा की कंपनी बलार्ड, उससे यहाँ पर ये इंपोर्ट किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जा रही है इस पर्टिकुलर ट्रेन के अंदर में। ठीक, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है, जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक वायरस के बारे में डिस्कशन हो रहा है, PAB4 वायरस, इसको बोलते हैं पैरेट बोर्ना वायरस 4। तो हाल ही में यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा डेडली बर्ड वायरस है, जो फर्स्ट टाइम भारत के अंदर में पाया गया, कुछ केसेस पाए गए बर्ड्स के अंदर में, जिस वजह से ये न्यूज़ में कवरेज में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, बर्ड्स की स्पीशीज़ में ही ये वायरस पाया जाता है, और ये कोई DNA वायरस नहीं है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्या ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है? तो कहोगे नहीं भाई, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस देखने को मिलता है। और याद रखिएगा, ये पैरट्स को, खासकर तोतों को इन्फेक्ट करता है। फिर पैरट से ही मिलती जुलती जो सिमिलर बर्ड्स की स्पीशीज़ है, जिसको कई बार हम सिटिसाइन स्पीशीज़ भी कहते हैं, जिसमें मैकाउज हो गए, कैकेटूज हो गए, पैराकीट्स हो गए, कॉन्योर्स हो गए, तो ये सारी स्पीशीज़ यहाँ पर हमको एग्जैक्टली देखने को मिल जाती हैं, याद रखिएगा। तो ये पैरट्स की स्पीशीज़ को, इन सब स्पीशीज़ को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, और ये वायरस मोस्ट कॉमन यहाँ पर पैरट में देखने को मिलता है। और ये होता कैसे है, मैंने बताया कि भाई एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। ठीक है, इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? एक फेटल डिजीज़ है, खासकर जब बर्ड्स के अंदर में ये वायरस पहुंचता है तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये पूरी तरह से डैमेज होना शुरू हो जाता है। क्या इसका ट्रांसमिशन पॉसिबल है? बिल्कुल। अगर इन्फेक्टेड बर्ड के कांटेक्ट में कोई नॉर्मल बर्ड आ जाए तो डायरेक्ट इनके कांटेक्ट के माध्यम से जो ट्रांसमिशन है ये पॉसिबल हो सकता है एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स के अंदर में। कुछ केसेस में कई बार जो इन्फेक्टेड बर्ड्स होती हैं उनमें सिम्टम्स नहीं नज़र आते, बट वो उस वायरस को कैरी कर रही होती है बर्ड, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हमको देखने को मिलता है। तो क्या कोई सोल्यूशन, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है, कोई स्पेसिफिक यहाँ पर वैक्सीन भी नहीं है जो खास तौर पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दूर कर सके, याद रखिएगा। ठीक है, प्रिवेंशन का तरीका यही है कि भाई जिस बर्ड के अंदर में ये वायरस पाया जाए उसको क्वारंटीन कर दिया जाए कुछ समय के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए और कोई सपोर्टिव केयर दिया जाए, जिससे यहाँ पर ये वायरस धीरे धीरे करके, यानी बॉडी में जो लक्षण दिख रहे हैं, लक्षण को मार दो कि बीमारी धीरे धीरे करके खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और आर्टिकल है जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के बारे में एंड द इंडियन कंज्यूमर। बड़ा बवाल चल रहा है इथेनॉल के फ्यूल को लेकर, ये आप सभी लोगों ने पता है। ये जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें एक सोल्यूशन दिया गया था। सोल्यूशन ये दिया गया था कि कुछ कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल डेनमार्क है ना, तो डेनमार्क हो गया या जर्मनी हो गया, जर्मनी ने भी इथेनॉल को शुरू किया था। शुरुआत में वो मक्के से इथेनॉल बना रहे थे, बट उन्होंने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर दिया। मक्के का प्रोडक्शन फार्मर ज़्यादा कर रहे थे, दूसरा कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो इसलिए जर्मनी ने ये मक्का जो मेज़ है ना, इसको हटा दिया पॉलिसी से। और डेनमार्क ने भी यहाँ पर यही सेम काम किया, और डेनमार्क ने जो इथेनॉल बनाया अपने देश के अंदर में वो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल से बनाया, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो इथेनॉल बायोफ्यूल है, इस बायोफ्यूल के अंदर में भी 4 जनरेशन्स होती हैं। पहली जनरेशन का बायोफ्यूल सीधा शुगर, मक्का, स्टार्च से बनता है, खाने पीने के जो यहाँ पर आइटम्स है उससे बनता है, मेड फ्रॉम एडिबल आइटम्स। और इसमें कार्बन कंटेंट भी ज़्यादा होता है, पावर ज़्यादा होती है ना, इसीलिए यहाँ पर इसको इससे ज़्यादा बनाना प्रेफर किया जाता है। लेकिन सेकेंड जनरेशन का जो बायोफ्यूल है दोस्तों, ये वेस्ट से बनता है, जैसे चावल की भूसी हो गई, वुड चिप्स हो गए, ठीक है, लकड़ी का जो यहाँ पर कुछ हिस्सा है टूटा फूटा सा, तो उन सब से यहाँ पर यूज़ करके सेकेंड जनरेशन वाला जो बायोफ्यूल है वो बनाया जाता है। इसमें ग्रीन हाउस गैस कंटेंट थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। फिर आपका आता है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, ऐसे ही 4 जनरेशन बायोफ्यूल। ठीक है, याद रखिएगा, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल मेनली एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एल्गाई से बनाया जा सकता है। 4 जनरेशन बायोफ्यूल जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से बनाया जाता है। लेकिन इसमें सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया है, यानी जो वेस्ट है उससे यहाँ पर बायोफ्यूल बनाने की, यानी इथेनॉल बनाने की कोशिश की है। लेकिन हर कंट्री ने यहाँ पर यह कोशिश की है कि ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे करके अपने पेट्रोल के अंदर में इथेनॉल को ब्लेंड किया जाए। उनकी पॉलिसी में और इंडिया की पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हमको देखने को मिला। इंडिया ने पिछले 6 सालों के अंदर अंदर 20% से ज़्यादा इथेनॉल पेट्रोल में मिला दिया है, जबकि कुछ कंट्रीज़ को यहाँ पर कई 50-50, 60-60 साल लग गए यहाँ पर केवल 30% तक इथेनॉल को मिलाने में। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमारे व्हीकल्स रेडी नहीं हैं ज़्यादा इथेनॉल को झेलने के लिए। अगर ज़्यादा इथेनॉल मिला दिया जाएगा पेट्रोल के अंदर में, उस पेट्रोल को अपने पुरानी वाली गाड़ियों के अंदर में डालोगे तो गाड़ियाँ उस तरीके से नहीं बनाई गई हैं। वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स और ये सारे व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है, अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उस पर ध्यान दे रही है।
मैन्युफैक्चरिंग उस पे होगी। लेकिन अभी इंडियंस के पास में, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के पास में पुरानी वाली गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो उनके इंजन्स खराब होना, क्योंकि हमने पढ़ा इथेनॉल एक हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर यहाँ पर उसको हम अपने इंजन के अंदर में डालेंगे तो बहुत सारा जो मॉइस्चर है, पानी है, नमी है, उसको अपनी तरफ खींचेगा। उससे जो हमारे मशीन के पार्ट्स वगैरह हैं उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी माइलेज कम हो रहा है, ऐसा काफ़ी सारे लोगों के थ्रू रिकॉर्ड करा गया है ऑन द स्पॉट। यहाँ पर बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिल रही हैं। यानी कि हमारी जो प्रिपरेशन है व्हीकल्स को लेकर वो नहीं थी। फिर एट द लास्ट आपके पास में चॉइस नहीं है। पेट्रोल जो आपको मिल भी रहा है, अगर प्योर पेट्रोल मिलना है, प्योर पेट्रोल लेना है तो 165 प्लस यहाँ पर रेट चल रहा है। 165 से लेकर 170 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल आपको देखने को मिलेगा अगर प्योर फॉर्म में पेट्रोल लेना है। इथेनॉल वाला लेना है तो यहाँ पर अगेन ये भी 100 प्लस रेट चल रहा है आज के समय पर इंडिया के अंदर में। जबकि इथेनॉल ब्लेंड करने की शर्त यही थी कि इथेनॉल को अगर हम कच्चे तेल में मिला देंगे तो पेट्रोल देश के अंदर में सस्ता हो जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर ये सस्ता नहीं हुआ है, इवन और महंगा हो चुका है। जहाँ पर पहले हम कम रुपए दे के प्योर पेट्रोल परचेज कर रहे थे, अब उससे भी ज़्यादा पैसा देकर ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को परचेज करना पड़ रहा है, जिसके बदले में हमको माइलेज भी नहीं मिल पा रहा है, प्योर पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये पॉलिसी के अंदर में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गई है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे लगातार E20 को प्रमोट करना चाहती है। क्रूड ऑयल के अंदर में, हम कच्चे तेल के अंदर में 20% इथेनॉल मिलाना चाहते हैं। 20% इथेनॉल मिलाना चाहते नहीं, मिला दिया है हमने। 20% को तो अचीव कर लिया था हमने 2025 के अंदर में। अब टारगेट है यहाँ पर इसमें और भी बहुत सारा इथेनॉल मिलाना। इवन आपने देखा दिल्ली के अंदर में E85 लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें 85% तक इथेनॉल मिलाने की बात की गई। ठीक है, अब ये इथेनॉल मेजरली बन कैसे रहा है? गन्ने से बन रहा है। अब आप ये देखो कि इससे एनवायरमेंट पर भी असर पड़ रहा है। जो बहुत सारे इथेनॉल प्लांट्स हैं, जहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे वहां आसपास गन्ने के खेत लगे हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सबसे ज़्यादा गन्ने का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन गन्ने में एक प्रॉब्लम यह है कि गन्ने को उगाने के लिए वाटर इंटेंसिव, ये खासकर क्या है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो बहुत सारा पानी चाहिए होता है, बहुत सारा फर्टिलाइजर चाहिए होता है। तो जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो आज के समय पर एक हायर फ्यूल प्राइस पे कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इथेनॉल से ब्लेंडेड हुए हुए पेट्रोल को परचेज करने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि इससे क्या होगा, पानी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र कर्नाटका ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पानी अवेलेबल है, और जो शुगर केन यहाँ पे ग्रो किया जा रहा है उसमें पानी की भी ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद में आप देखना इस बार कोई इतनी बढ़िया बारिश भी नहीं हुई है, तो ये सब रेनफॉल के ऊपर में ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्लाइमेट चेंज ने उसको भी यहाँ पर अफेक्ट कर रखा है। तो हमारे पास में एक ऑल्टरनेटिव तरीके आते हैं। आर्टिकल कहता है कि भाई हमारे पास में ऑल्टरनेटिव फीड स्टॉक्स है। फॉर एग्जांपल मक्का हो गया, मिलेट्स हो गए, स्वीट सोरगम हो गया। ठीक है ना। तो उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे सरप्लस डैमेज FCI का जो राइस वगैरह है, ठीक है, जो कई बार टूटा फूटा चावल होता है जो गोदामों में रखा होता है, इन सब से इथेनॉल बनाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सेकेंड यानी 2G वाला जो इथेनॉल है उसको हम अलग तरीके से बना सकते हैं। तो 2G इथेनॉल ज़्यादा बड़ी ऑप्शन है। प्रॉब्लम यह है क्योंकि जब हम मेज़, मिलेट्स इन सब का यूज़ करेंगे तो फार्मर्स केवल इसी को ग्रो करेंगे, और फार्मर्स ने इसको ग्रो भी किया है, बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, तो दूसरी फसलों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। इंडिया में दालों वगैरह का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फिर हमें दालें वगैरह इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। इसके लिए अगर इथेनॉल पे काम हो भी रहा है तो 2G इथेनॉल वाली पॉलिसी पे काम हो। जो चावल की भूसी है, व्हीट स्ट्रॉ है, ठीक है, जो भी हमारा वेस्ट है हम उससे इथेनॉल बना सकते हैं, क्योंकि डेनमार्क ने भी ये काम किया है। ये क्या करेगा, रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ करेगा, फूड सिक्योरिटी को भी प्रमोट करेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बेटर तरीके से हो पाएंगी, एंड गवर्नमेंट इथेनॉल के प्रोडक्शन को एंकरेज कर रही होगी। डायरेक्ट फूड सिक्योरिटी के ऊपर में कोई असर नहीं डालेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी भी हमें अपने पॉलिसीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेटमेंट्स ये आ जाते हैं बार बार कि भाई इन सब कंट्रीज़ ने भी इथेनॉल को अपना लिया है और फ्यूल के ऊपर में डिपेंडेंसी कच्चे तेल के ऊपर में कम कर दी है। तो ब्राज़ील का एग्जैक्ट जो ये इथेनॉल मॉडल है वो है क्या, ज़रा ये समझिए। ब्राज़ील ने अपना इथेनॉल प्रोग्राम 1970 का जो ऑयल क्राइसिस था तब शुरू किया था, आज का शुरू नहीं किया था। उस समय पर ब्राज़ील में लोगों के पास इतनी कार्स वगैरह नहीं थी, व्हीकल्स नहीं थे। अब क्या हुआ है, उसी समय पर इन्होंने हाथों हाथ अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर में ये इथेनॉल सपोर्टेड व्हीकल्स को बनाना शुरू कर दिया था। तो अब यहाँ पर वो सारी गाड़ियाँ इथेनॉल सपोर्टेड हैं। तो आज यहाँ पर वो इथेनॉल की संख्या को बढ़ा भी देते हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन उन्होंने बहुत पहले से कर रखी है। और ब्राज़ील के अंदर में लोगों को चॉइस दी गई है
चॉइस मतलब अगर आपने इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाना है जिसमें 27 से 35% इथेनॉल है तो उसको डलवा लो। अदरवाइज 100% पेट्रोल चाहिए तो 100%, सॉरी ब्लेंडेड वाला चाहिए या 100% इथेनॉल चाहिए या फिर पेट्रोल भी चाहिए, तो सारी की सारी चॉइस लोगों को दी गई है। क्योंकि ब्राज़ील ने फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स बहुत पहले प्रमोट कर लिया था। फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स मतलब हाइब्रिड टाइप व्हीकल्स, खासकर जो इथेनॉल पे भी चल जाए, पेट्रोल पे भी चल जाए। तो E100 खासकर जो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि हम लोग 100% इथेनॉल मिलाने की बात कर रहे हैं, तो ये सस्ता पड़ जाता है। ब्राज़ील में भी यहाँ पर गाड़ी सपोर्ट कर रही है इसलिए वो बेच रहे हैं, तो ये चीपर हो जाता है, क्योंकि ब्राज़ील भी शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो इथेनॉल भले ही यहाँ पर सिचुएशन को इम्प्रूव कर रहा हो, बट इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यहाँ पर ये जो चॉइसेस हैं, पहली बात ये चॉइसेस लोगों के लिए इतनी ज़्यादा नहीं छोड़ रखी हैं कि हमें कौन सा तेल डलवाना है, कौन सा नहीं तेल डलवाना है। और इंडिया के अंदर में बहुत रैपिडली E20 पॉलिसी को देश भर में लागू कर दिया गया, जबकि ब्राज़ील ने ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे करके यहाँ पर ये सारा का सारा काम किया था, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि हमें ये हो गया कि हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो इथेनॉल को सपोर्ट नहीं कर सकती, उनको भी फिर यही वाला पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है और अपने इंजन के डैमेज को झेलना पड़ रहा है, माइलेज वगैरह जो रिड्यूस हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? तो बस खाली इतना ये याद रखेगा कि ब्राज़ील को 50 साल लग गए ये काम करने में, इंडिया ने 6 साल में ही इथेनॉल 5 से इथेनॉल 20 का ब्लेंडेशन यहाँ पर कर दिया है, ब्लेंडिंग कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपरेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, फिर अगला आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट कोर्ट वेकेशंस इन इंडिया एंड जुडिशल बैकलॉग। तो इसमें दो राइटर साहब इन्होंने बोला कि भाई कोर्ट, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, समर वेकेशंस यानी कि जो सर्दियाँ गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में छुट्टियाँ रहती हैं। ठीक है, तो आर्टिकल में राइटर साहब ये कहते हैं कि जिस तरीके से केसेस पेंडिंग पड़े हैं, कोर्ट वेकेशंस नहीं होने चाहिए। मतलब कोर्ट पूरे साल खुलना चाहिए, क्योंकि आज प्रॉब्लम यह है कि साल में 365 दिनों में से 190 दिन ही कोर्ट खुला रहता है, अदरवाइज समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस यहाँ पर बंद रहता है। पेंडिंग केसेस की बात करेंगे तो भाई अगर आप 2025 के एंड तक देखोगे, 5.5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर में 4.76 करोड़ केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में 63.6 लाख केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इन पेंडिंग केसेस को क्लियर करने लग भी गए तो लगभग 300 साल लग जाएंगे। कहोगे 300 साल तो क्या फ़ायदा, छुट्टी ले दो? नहीं भाई, जिस गति से अभी काम कर रहे हैं उस गति से 300 साल लग जाएंगे। अगर हमने अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर लिया तो बहुत जल्दी यहाँ पर इन पेंडिंग केसेस को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। और ये कोर्ट वेकेशंस वगैरह ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, क्योंकि भाई इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती थी। अब वो ऊपर के रहने वाले, नदर्न रीजन के रहने वाले, उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी, तो वो यहाँ पर छुट्टियाँ लेकर थोड़े दिनों के लिए ठंडे रीजन में चले जाते थे, खासकर जब यहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती थी। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से इंट्रोड्यूस कर लिया गया। ठीक है, तो अभी तक ये फॉलो हो रहा है। तो राइटर साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ठीक है, बुरा नहीं है, रेस्ट मिलना चाहिए हर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, लेकिन कोर्ट पूरे साल चलने चाहिए। आप ऑल्टरनेटिव डेज पर इस तरीके से वेकेशंस वगैरह अरेंज कर सकते हैं कि कुछ जजेस यहाँ पर जा रहे हैं तो कुछ जजेस यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे इन पेंडिंग केसेस को रिजॉल्व करने के लिए। और दूसरी बात, अगर हमें इन पेंडिंग केसेस को रिजॉल्व करना है तो कुछ और तरीके हैं, जैसे ADR मैकेनिज्म्स होते हैं ना, लोक अदालत, मीडिएशन करवाना, आर्बिट्रेशन करवाना, कोई फैमिली का डिस्प्यूट है, बिजनेस का डिस्प्यूट है, कोर्ट में जाने से पहले ही यहाँ पर एक बिचौलिया आपस में दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करता है। मीडिएशन का तरीका होता है, जिससे यहाँ पर कोर्ट के ऊपर में बर्डन नहीं पड़ेगा और केस बाहर निपट भी जाएगा। ऐसी लोक अदालत का एग्जाम्पल है भाई, लोक अदालत ने ऐसे 2.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस को सेटल कर दिया कोर्ट में जाने से पहले, अदरवाइज ये नंबर्स भी कोर्ट में शामिल हो जाते। पिछले 3 सालों के अंदर में 23 करोड़ से ज़्यादा केसेस लोक अदालत के थ्रू सेटल करे गए हैं, मीडिएशन एक्ट के थ्रू सेटल करे गए हैं। तो सही तरीके से मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं उसको रिड्यूस करना ज़रूरी है। इसके लिए आप रिटायर्ड जजेस वगैरह को भी यहाँ पर बुला सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि वाई हैज़ चाइना बैंड हीलियम एक्सपोर्ट्स। रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना ने हीलियम के एक्सपोर्ट्स के ऊपर में रोक लगा दी है। अब चाइना बहुत ज़्यादा हीलियम एक्सपोर्ट नहीं करता, थोड़ा सा करता है, लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने रोक लगा दी है। ठीक है, अब जो अनुमान दिया जा रहा है आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग वो यह है कि चाइना डोमेस्टिकली अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि हीलियम का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। आज दुनिया में हीलियम को प्रोड्यूस करने वाले ढेर सारे कंट्रीज़ हैं। अमेरिका 43% प्रोड्यूस करता है, कतर 33%, रशिया, कनाडा, अल्जीरिया, ये सब बड़े प्रोड्यूसर्स हैं हीलियम के।
लेकिन इन सभी कंट्रीज़ ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अपने एक्सपोर्ट के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर बचता है कौन? चाइना। चाइना दुनिया का केवल 1.6% हीलियम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक्सपोर्ट भी करता है। तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि हम भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें अपनी इंडस्ट्री के अंदर में ज़रूरत है। अब आपने कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना कि जो हीलियम है इसके मेन यूजेस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, बस इससे यहाँ पर काम हो जाएगा। एग्जाम में आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज़, हीलियम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नेचुरली हमको यहाँ पर मिल जा रहा है, किसी तरीके से हम लोग इसको बना रहे हैं। जो हमारी नेचुरल गैस वगैरह होती है वहाँ से हीलियम को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेजर यूजेस की बात करेंगे तो हीलियम का इस्तेमाल आज ऐसे मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में होता है। एमआरआई मशीन, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटर, लीक डिटेक्शन, रॉकेट के अंदर जो लीक डिटेक्शन होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स, इसरो, नासा, स्पेस एक्स रॉकेट, बलून्स में हीलियम डलता है, आपको पता है। तो दुनिया भर में हीलियम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा डिमांड हीलियम की कहाँ कहाँ पर होती है? हमारी लैबोरेटरीज़ में होती है। सेमीकंडक्टर, लिफ्टिंग गैस में 17%, एमआरआई में 15%, एरोस्पेस 9% एंड लीक डिटेक्शन 5%। और ये जो स्टोरेज होता है इसमें क्रायोजेनिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। यानी ये जो हीलियम को स्टोर किया जा रहा है इसमें क्रायोजेनिक कंडीशन चाहिए, यानी कि हीलियम को ठंडा करके रखना पड़ता है। -250 डिग्री, -269 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके रखना होता है और जमने भी नहीं देना है, ठीक है। तो इसलिए कई बार यहाँ पर इसको उस तरीके की टेक्नोलॉजी में रखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायोजेनिक कंडीशंस, ठीक। फिर उसके बाद हमने कवर किया था इंडियन सी फेरर सेफ्टी के बारे में। भाई भारत के बहुत सारे लोग हैं, नाविक हैं, जो आज दुनिया भर में जो सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है बिटवीन द कंट्रीज़, उन जहाज़ों के ऊपर में उन जहाज़ों का मैनेजमेंट करते हैं, जिसको सी फेरर्स कहते हैं। रिसेंटली कुछ सी फेरर्स की जान भी गई थी, है ना, एक शिप के ऊपर जो अटैक हुआ था उसकी वजह से। तो इंडियन सी फेरर्स की संख्या दुनिया में बहुत ज़्यादा है। 2024 में ही ये नंबर लगभग 3,10,000 से ऊपर का है। इतने सारे सी फेरर्स हैं जो दुनिया भर में जब व्यापार होता है तो जहाज़ में सेफ तरीके से सारा सामान पहुंचाते हैं। तो आर्टिकल ये कह रहा है कि इंडियन, जैसे अभी साइप्रस का झंडा लगा था एक जहाज़ के ऊपर में, उस पर अटैक कर दिया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास, पर्शियन गल्फ के पास, और एक इंडियन सी फेरर यहाँ पे उसमें मिस हो गए थे। कुछ लोगों को यहाँ पर बचा लिया गया था। सी फेरर्स कौन होते हैं? ये प्रोफेशनल सेलर्स हैं जो मर्चेंट शिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। जो शिप्स खासकर वो जहाज़ जो ट्रेड कर रहे हैं, सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं बिटवीन द कंट्रीज़, उस पे जो मेन सेलर्स बैठे हैं, मेन नाविक बैठे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं उन जहाज़ों का, वो हमारे ये सी फेरर्स हैं। और दुनिया में फिलीपींस नंबर 1 पर है, सेकंड पर चाइना है और तीसरे पे अपना भारत है। यही 3 कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा सी फेरर्स दुनिया भर में भेजते हैं, जो दुनिया भर के अंदर में जहाज़ों पे काम कर रहे हैं। इंडियन सी फेरर्स की संख्या 2010 में केवल 62,000 थी और ये 2024 के अंदर में, अभी 2026 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 3,10,000 से ऊपर ही होगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि जिस जहाज़ पे ही रहते हैं आजकल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास से जब जहाज़ निकलता है तो उन पे खतरा बना रहता है। किसी जहाज़ पे ड्रोन अटैक ना हो जाए, मिसाइल अटैक ना हो जाए, है ना, जिसकी वजह से इनकी जान को खतरा हो जाता है। इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बाब एल मंडेब पर ज़्यादातर ये सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है, समझे। तो इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? तो प्रोटेक्ट करने के लिए आज बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं, यानी कि कानूनी तौर पे बहुत सारे प्रावधान आपको देखने को मिल जाते हैं फॉर दी सी फेरर सेफ्टी। पहला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो है इंटरनेशनल लॉ में यूएन क्लॉज 1982 का लॉ। यूएन क्लॉज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है। तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को गारंटी करता है, इंटरनेशनल स्ट्रेट्स में एक सही तरीके से पैसेज हो सके उसकी प्रोटेक्शन करता है। फिर ऐसे ही मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन लॉ है 2006 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया था, भारत ने भी इसको अप्रूवल दे रखा है। एंड इसको कई बार सी फेरियर्स बिल्स ऑफ राइट कहते हैं। ये सी फेरियर्स के हक की बात करता है, इंश्योर करता है कि भाई इन सब की वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, जो ये लोग जहाज़ पे काम कर रहे हैं, इनका कल्याण हो, हेल्थ प्रोटेक्शन पे काम करें और इनके अधिकारों की बात की जाए। फिर अगला यहाँ पर लीगल प्रोविजन है स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेरियर्स, अगेन इंडिया के थ्रू रेटिफाई किया गया है। ये कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को सेट करता है कि भाई ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर बिकमिंग सी फेरियर्स। फिर सोलस नाम का एक अग्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, कन्वेंशन है खासकर 1974 का, जो सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी की बात करता है। अगेन आईएलओ ही इसको गवर्न करता है एंड ये मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कह लो या मिनिमम सेफ्टी लॉज वगैरह मेंशन करता है मर्चेंट शिप्स के लिए। फिर सार कन्वेंशन हो गया, सर्च एंड रेस्क्यू कन्वेंशन, अगेन इसको भारत के थ्रू रेटिफाई करा गया है और ये भी यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जो रेस्क्यू होता है उसको इंश्योर करने का काम करता है।
ठीक है। तो ये सारे लॉज हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इंडियन लेवल पर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 हो गया, इंडियन मर्चेंट शिप्स को गवर्न करने के लिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को गवर्न करने के लिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है। फिर होता है आपका एक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, जो एक इंपॉर्टेंट एपेक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो खासकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में आती है। इसका भी मेन काम है मर्चेंट शिपिंग, शिप सर्टिफिकेशन, इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। फिर आपका आता है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन का। ये गुरुग्राम के अंदर में लोकेटेड है। मैरीन डोमेन अवेयरनेस को प्रमोट करता है। रियल टाइम जो मैरीटाइम थ्रेट वगैरह होता है यहाँ पर, उसको भी प्रमोट करता है। ठीक है, कि भाई जो थ्रेट वगैरह है, खतरा जो है, उसको मॉनिटर किया जा सके और मॉनिटर करके यहाँ पर उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये कुछ लीगल प्रोविजंस हैं खासकर सी फेयरर्स की सेफ्टी के लिए। फिर एक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा जो बात करता है राइट पाथ फॉर इंडियाज न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट। भारत के अंदर में जो ये न्यूक्लियर पावर का एग्जैक्ट डेवलपमेंट है, उसका सही रास्ता क्या होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने 2025-26 के अंदर ही अपने बजट में अनाउंस कर रखा है कि 2047 तक इंडिया 100 गीगावाट, कितनी 100 गीगावाट तक की न्यूक्लियर पावर एनर्जी को जनरेट करेगा, जो एक तरीके से काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टाइप रहेगा, जिससे कोई प्रदूषण नहीं रहता। ठीक है, तो हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडिया को इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें बोला जा रहा है कि भाई इंडिया के पास में ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है, क्योंकि इंडिया के अंदर में जो हम न्यूक्लियर पावर जब जनरेट करते हैं, न्यूक्लियर पावर की जो कॉस्टिंग है वो कम होती है, और इंडिया उसी के लिए जाना जाता है कि सस्ते दाम में, यानी कि कम प्राइस के अंदर में अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ अपने मिशंस को लॉन्च कर देना, यही काम इसरो भी करता है। तो इंडिया के अंदर में जो खर्चा आता है न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने का, 1 किलोवाट न्यूक्लियर पावर जनरेट करने का $1700 का खर्चा आता है, जबकि साउथ कोरिया में यही अमाउंट बढ़ जाता है, फ्रांस में 5,500 हो जाता है, एंड यूएसए के अंदर भी आप देखोगे तो ये $15,000 हो जाता है। तो इंडिया यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल वे में न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए जाना जाता है। तो अगर हम इसको एक्सपैंड कर लें बड़े लेवल पर, तो इंडिया एक एक्सपोर्टर बन सकता है। हम बहुत सारा जो न्यूक्लियर जो अपना ये टेक्नोलॉजी है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को। आज इंडिया में जैसे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, जो रिएक्टर्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसमें यूरेनियम वगैरह को बर्न किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उन रिएक्टर्स के टाइप होते हैं। एक होता है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, एक होता है लाइट वाटर रिएक्टर। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से रिएक्टर हैं? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, जहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए। और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में नेचुरल यूरेनियम का यूज़ होता है, जैसा हमको मिल गया उसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया जाएगा। लाइट वाटर रिएक्टर में यूरेनियम की थोड़ी सी प्योरेस्ट फॉर्म को अचीव करना पड़ता है, उसको एनरिच करके, तो उसमें एनरिच यूरेनियम यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडिया इस सब चीज़ों के लिए है, बढ़िया है, ठीक है, हमारे पास में कुछ लॉज हैं, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है, एंड अल्टीमेटली केवल न्यूक्लियर एनर्जी को बनाना ही नहीं, उसकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। हम नहीं चाहते चेरनोबिल जो डिज़ास्टर हुआ 1986 में, ऐसा कोई डिज़ास्टर्स यहाँ पर दोबारा हो। तो एक्सपेंशन करना होगा, एक्सपेंशन धीरे धीरे करना ज़रूरी है, सेव करना ज़रूरी है। पहले छोटे छोटे रिएक्टर्स के साथ में काम करना शुरू करो, एक इंटरनल सेफ्टी कल्चर बनाओ, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके अपने इन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड करो। इसी के लिए लास्ट ईयर आपको पता होगा शांति बिल भी लेकर आया गया था। शांति बिल का पर्पस क्या था? पर्पस इतना ही था ताकि प्राइवेट सेक्टर का कह सकते हैं एंगेजमेंट, या प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो सके हमारे इस न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के अंदर में। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि कैन बायोगैस एड इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी। क्या जो बायोगैस है वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प कर सकती है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा वो समझा देता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि देखो, आज इंडिया को बहुत सारा कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया लगभग 85% क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, 90% एलपीजी को इंपोर्ट करता है, जो सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की कंडीशंस क्या हैं वो सब आपको पता है। जिस तरीके से वॉर छिड़ रहा है, जिस तरीके से अभी भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है पूरे वेस्ट एशिया के अंदर में। अब यह है कि भाई जब एनर्जी के ऊपर में हमारी इतनी डिपेंडेंस है, और वो रीजन के अंदर में खतरा है जहाँ से एनर्जी आती है, तो हमें कुछ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस को खोजना होगा, जिसमें बायोगैस एक बढ़िया सोल्यूशन हो सकता है। बायोगैस में मेनली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कुछ और छोटी छोटी गैसेस भी होती हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो बायोगैस के ऊपर में हमें काम करना होगा, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस का प्रोडक्शन करना होगा। अब प्रश्न आता है कि ये बायोगैस होता क्या है? तो दोस्तों ये रही आपके सामने डिटेल। बायोगैस एक एनर्जी रिच गैस है, एक ऐसी गैस जिसमें ढेर सारी एनर्जी है, जिसका यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल यूजेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग पर्पज़ के लिए भी बायोगैस का यहाँ पर यूज़ होता है।
अब बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो होता है वो मीथेन होता है 50 टू 65%। बाकी 30 टू 40% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मतलब मेन यहाँ पर CH4 और CO2 हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ये सब कुछ यहाँ पर बायोगैस के अंदर में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन इज कि बायोगैस को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि भाई आप देखोगे बायोगैस जैसे हमारा CNG वगैरह होता है ना, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये जो CNG है इसका यूज़ किया जाता है आज व्हीकल्स के अंदर में। CNG गैस वगैरह डलवाई जाती है। तो जैसा CNG का कंपोजिशन है बहुत ज़्यादा हद तक मिलता जुलता सिमिलर कंपोजिशन बायोगैस का भी है। तो बायोगैस को आप खुद से अगर प्रोड्यूस कर लोगे तो हम लोग व्हीकल्स को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पाएंगे, स्पेशली CNG वाले व्हीकल्स को सपोर्ट कर पाएंगे। अब सवाल यह है बायोगैस बनता कैसे, ये डिस्कस कर रहे थे। तो इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। ये देश के अंदर में जितना भी वेस्ट है, जो कूड़ा करकट है, अब वेस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइव स्टॉक जो गाय भैंसों का गोबर है उसकी हम बात कर रहे हैं। जो हमारा क्रॉप से निकल रहा है यानी कि जो फसलों से निकला हुआ जितना भी कूड़ा है हम उसकी बात कर रहे हैं। गंदा पानी है, बहुत सारा स्लज वगैरह है उसके अंदर में, हम उसकी बात कर रहे हैं। या देश में बहुत सारा जो खाना है वो भी वेस्ट होता है, फूड वेस्ट, हम उसकी बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करो और साथ में ले जाकर एक एनोरोबिक डाइजेस्टर के अंदर में इसको डाल दो। एक ऐसा डाइजेस्टर या आप देखोगे एक ऐसा प्लांट यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, जिसमें इन सब चीज़ों को डालने के बाद में हीट किया जाएगा विदाउट दी ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के हीट किया जाएगा, जिसमें से यहाँ पर एक गैस रिलीज होगी और वो गैस आएगी बायोगैस। जिसमें से गैस निकलेगी बायोगैस, जो ऊपर भाप निकलेगी, गैस निकलेगी, वो बायोगैस होगी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इसमें से जो बाकी बचा कुचा जो कूड़ा निकलेगा, गैस गैस तो निकल गई, बाकी सब यहाँ पर जो स्लरी के फॉर्म में निकलेगा वो डाइजेस्टेट है, जिसको हम अपना खेतों के अंदर में खाद के तौर पे, फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमें बायोगैस मिला वो उसी बायोगैस से दोस्तों यहाँ पर बायोमीथेन, बायो फ्यूल के तौर पे या गैस ग्रिड में यूज़ कर सकते हैं। इवन इस बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस की जा सकती है ना, हीटिंग पर्पज़ के लिए उस बायोगैस का यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। और इसी बायोगैस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव चला रखे हैं। फॉर एग्जांपल सेटेट इनिशिएटिव हो गया 2018 का, सस्टेनेबल और अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे 2023 तक 5000 ये कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स लगाने की बात की गई, बट केवल 132 प्लांट्स ही लगाए गए। गोवर्धन स्कीम हो गई, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ये क्या करता है, ये कंप्रेस बायोगैस के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। वेस्ट टू वेल्थ अप्रोच के थ्रू यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पर आप देखोगे इनिशिएटिव्स के बारे में जो आपसे कई बार मेंस में पूछ लिए जाते हैं। फिर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इंडिया ने कुछ ऐसे सामान बाहर विदेशों से इम्पोर्ट करना बंद करने के लिए कह दिया है, जो सामान फोर्स लेबर के थ्रू बनवाए जाते हैं। इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा PYQ भी है और एक दो बातें उसको याद रखिएगा। पहले आपने ये समझना है फोर्स लेबर क्या होता है। अब इंडिया बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है अलग अलग कंट्री से। अब जब इंपोर्ट कर रहा है तो हमें ये चेक करना होगा वो सामान बन कैसे रहा है उस देश के अंदर में। कहीं ऐसा तो नहीं लोगों से ज़बरदस्ती जबरन धमकी देकर मजदूरी करवा के फिर वो सामान बनवाया जा रहा है और फिर वो इंडिया के अंदर में आ रहा है। इससे फोर्स्ड लेबर एक्सप्लॉइटेशन जैसी चीज़ें प्रमोट होती हैं। समझ रहे हैं? तो कभी भी यहाँ पर कोई ऐसा केस है कि एक व्यक्ति है जिसको डरा धमका के बंदूक की नोक पे या फिर ऐसा काम करवाया जाता है, फोर्स लेबर का काम करवाया जाता है, जिसके लिए वो उसकी खुद की इच्छा नहीं है काम करने की, बट जबरन करवाया जा रहा है, तो उसको फोर्स लेबर कहते हैं। तो ऐसे बने हुए सामान इंडिया में नहीं आएंगे, भारत उस पर बैन लगा रहा है। समझ रहे हैं? धीरे धीरे करके आइडेंटिफाई करते रहेंगे कि कौन सा सामान फोर्स लेबर के थ्रू बन रहा है और उसको इम्पोर्ट करना फिर हम बंद कर देंगे। एक और ख़ास चीज़ यहाँ पर यह है कि फोर्स लेबर के बारे में खुद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक पर्टिकुलर नियम में लिखा हुआ है। जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें कन्वेंशन 1930 नंबर 29, ये याद रखिएगा नंबर 29 उसमें लिखा है। ऐसी एक बार यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन 138 और 182 किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। लेकिन फोर्स लेबर को लेकर भी ऐसा प्रश्न बन जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो कन्वेंशन है 1930 वाला या कन्वेंशन नंबर 29 उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो फोर्स लेबर की बात हो गई इस आर्टिकल में और कुछ नहीं है। फिर हमने डिस्कस किया था कि इंडिया चाइना से बहुत सारा सामान इंपोर्ट कर रहा है। हम चाइना से ट्रेड डेफिसिट में बहुत आ गए हैं। ट्रेड डेफिसिट मतलब उसका घाटा फेस कर रहे हैं हम लोग। चाइना से हम बहुत सारा सामान इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ना के बराबर करते हैं। इंपोर्ट मेन आइटम्स हो रहा है चाइना से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो रहे हैं, मशीनरी हो रही है और इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं। जबकि चाइना का जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों उसमें ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ओर्स हैं और सी फूड वगैरह
जो नहीं भी करेंगे एक्सपोर्ट तो चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि ये व्यापार इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, जो भारत की निर्भरता दिखाता है चाइना के ऊपर में। इवन पिछले 6 महीनों के अंदर में, यानी कि जनवरी टू जून तक अगर हम सिचुएशन देखेंगे, तो इसमें $80 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग घाटे में जाकर फेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इतना व्यापार हो चुका है जिसमें से इंडिया को लॉस बहुत हो रहा है। लास्ट ईयर भी आप देखोगे ये जो व्यापार है ना चाइना और इंडिया के बीच में $100 बिलियन से ज़्यादा का होता है, जिसमें से हमें $100 बिलियन के आसपास तो नुकसान ही हो जाता है। तो क्योंकि इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट बहुत कम करता है, एक्सपोर्ट हम केवल लगभग कह सकते हैं $12 बिलियन के आसपास करते हैं, व्यापार हो रहा है $150 बिलियन का, तो भाई $100 बिलियन से ज़्यादा का घाटा हम फेस कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इंडिया, और वो इम्प्रूव कैसे करेगा? चाइना से उनके मार्केट एक्सेस को लेने की ज़रूरत है। भारत दवाइयाँ बना रहा है, चाइना को एक्सपोर्ट कर सकता है, इंजीनियरिंग गुड्स और हाई वैल्यू के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट करना होगा, ये याद रखिएगा। फिर हमने डिस्कस किया था इंडिया यूएस की डिफेंस टेक्नोलॉजी टाइज़ के बारे में, कि भाई भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस को लेकर जो बहुत सारे एग्रीमेंट हैं, आज बहुत सारे हथियार हैं, हेलीकॉप्टर हैं, फाइटर जेट्स हैं जो यूएस मेड हैं, जिसको हमने परचेज़ किया है, जिसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी हम यूएसए से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं तो यूएसए टेक्नोलॉजी नहीं देता। तो हमें इस स्ट्रैटेजी को समझना होगा और उसके बेसिस पे ही अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बदलना भी होगा। क्योंकि इंडिया यूएस के डिफेंस कॉपरेशन को देखोगे तो साल 2002 के बाद से इंडिया ने $22 बिलियन से ज़्यादा के बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से परचेज करें, जिसमें अपाची अटैक हेलीकॉप्टर हैं, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, C-17 ग्लोब मास्टर 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ना, ऐसी C-130J सुपर हरक्यूल्स एयरक्राफ्ट है, P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। तो यूएस जो है, ये यूएस धीरे धीरे करके इंडिया का मेजर डिफेंस सप्लायर बनता चले जा रहा है। जबकि जो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात आ रही है, जब हम लोग टेक्नोलॉजी मांगते हैं, क्योंकि फ्रांस से भी हम लोग बहुत सारे हथियार परचेज करते हैं, इवन रशिया से परचेज करते हैं, लेकिन फ्रांस और रशिया से जब हम लोग टेक्नोलॉजी को मांगने की कोशिश करते हैं तो फ्रांस और रशिया ये टेक्नोलॉजी हमको प्रोवाइड करवा देते हैं कुछ केसेस में। लेकिन यहाँ पे यूएसए ने कोई भी टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं दी है। हमने तमाम बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे हैं। फॉर एग्जांपल एक आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव देखने को मिल जाएगा 2012 का। ये को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, लेकिन बहुत सारे डिस्कशंस रुके पड़े हैं, कोई साथ में प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ ही नहीं है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। फिर आईसीटी इनिशिएटिव हो गया 2022 का, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ये सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब सेक्शन के ऊपर में काम करता है। फिर आ गए कुछ मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट्स, जिसमें GE-4 F414 इंजन प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, जो अभी भी अनरिजॉल्व है, जिसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इंजन हमने यूएसए से परचेज़ किया है अपने फाइटर जेट्स के लिए, लेकिन कई बार इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, ये टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पा रही है इसकी। फिर इंडिया यूएस के बीच में डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, दैट इज इंडस एक्स नाम का इनिशिएटिव साइन किया गया 2023 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था डिफेंस स्टार्टअप्स को, इंडिया के अंदर में जो डिफेंस स्टार्टअप्स हैं वो यूएसए के साथ में कनेक्टेड रहें, बट इसमें भी कोई ज़्यादा बढ़िया काम नहीं हो पाया। फिर ऐसे तमाम और भी प्रोजेक्ट्स जिस पे आज देरी हो चुकी है, डिले हो चुका है, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ऐसे यहाँ पर MQ-9 बी स्काई गार्जियन स्काई ड्रोन्स, सी गार्जियन ड्रोन्स। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो बहुत सारे जो डायरेक्ट परचेज है, आज हमारा रिलेशन डिफेंस में केवल खरीदना और बेचने वाला बना हुआ है। हमें इसको रिजॉल्व करना होगा, हमें काम करना होगा कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स के ऊपर में जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र कर पाएँ, करवा पाएँ, जैसे हम लोगों ने दूसरे कंट्रीज़ के साथ में किया है। देन उसके बाद हम लोगों ने एक और आर्टिकल डिस्कस किया यहाँ पर, ट्रायल इन एब्सेंशिया अंडर BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, CRPC को रिप्लेस करके लेकर आया गया था। इसका जो सेक्शन है 356 फॉर द फर्स्ट टाइम दिल्ली में भी इन्वोक किया गया था, तो ये भी न्यूज़ बनी हुई है। बाकी ट्रायल इन एब्सेंशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे आप देखोगे कि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, उसके खिलाफ ट्रायल शुरू करना है कोर्ट में, तो उस व्यक्ति का प्रेजेंट होना ज़रूरी है ना, तभी तो उसके खिलाफ केस करोगे, मुकदमा चलाओगे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है तो क्या उसके खिलाफ ये ट्रायल चलाया जा सकता है? बिल्कुल। लेकिन कैसे? ये वो ट्रायल इन एब्सेंशिया के माध्यम से। अब ये कोई प्रोविज़न नया है नहीं, आपने पता है ना 2023 में हम लोगों ने जो IPC है, इंडियन पिनल कोड हो गया, CRPC हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, इनके नाम चेंज कर दिए थे और कुछ छोटे छोटे माइक्रो चेंजेस करे गए थे।
आईपीसी बीएनएस बन गया, सीआरपीसी बीएनएसएस बन गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया। तो सीआरपीसी जो था 1973 में, उसी समय पर एब्सेंशिया के बारे में बात हो रही थी, लेकिन कंप्लीट बात नहीं हुई थी, थोड़ा बहुत डिस्कशन होता था कि कोई व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, भग गया है वो, या बाहर का कोई है, उसके खिलाफ यहाँ पे हमें ट्रायल चलाना है तो हम चला सकते हैं। प्रोविज़न था पहले, इस प्रोविज़न को फुल कंप्लीट प्रोविज़न बना दिया गया 2023 में, जब ये वापस से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया गया। तो फुल ट्रायल इन एब्सेंशिया अलाउ कर दिया गया। अलाउ मतलब कि भाई फुल ट्रायल शुरू हो जाएगा उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने यहाँ पर देश में दंगा भड़काया है, बाहर है वो व्यक्ति, ठीक है, तो उसके खिलाफ में ट्रायल इन एब्सेंशिया कराया जा सकता है। कंप्लीट इंक्वायरी होगी, जजमेंट जितना पॉसिबल होगा वो दिया जाएगा, और डिटेल सेफगार्ड्स भी दिए जाएंगे। सेफगार्ड्स मतलब भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उस व्यक्ति को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। 2 दिन का उसको अरेस्ट वारंट दिया जाएगा, 30 दिन का पब्लिक नोटिस दिया जाएगा, और जहाँ पे वो आखिरी बार पाया गया है उसके लास्ट रेसिडेंस पे नोटिस दिया जाएगा, उसके रिलेटिव या फ्रेंड्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, 90 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा, लॉयर दिया जाएगा, स्टेट फंडेड लॉयर, क्रॉस एग्जामिनेशंस होंगे, तो ऑडियो वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड करा जाएगा। ये सब कुछ जैसा नॉर्मल होता है वैसे ही यहाँ पर ट्रायल इन एब्सेंशिया में होगा। तो ट्रायल इन एब्सेंशिया इस वजह से न्यूज़ में है। इसका मतलब होता है एक क्रिमिनल ट्रायल कंडक्ट विदाउट द एक्यूज बीइंग फिजिकली प्रेजेंट। जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप उसके खिलाफ एक ट्रायल कंडक्ट शुरू कर सकते हैं। किसके माध्यम से? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आर्टिकल 356 के माध्यम से। ठीक है, याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति यहाँ पर जैसे एक एब्सकॉन्डेड हुआ है, मतलब कि वो भाग गया है, ट्रायल से बच रहा है ना, लग रहा है कि उस व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो कोर्ट यहाँ पे इंक्वायरी ट्रायल को कंटिन्यू कर सकती है, इवन जजमेंट भी दे सकती है। याद रखिएगा, इसी को ट्रायल इन एब्सेंशिया कहा गया है। रीज़न क्या था, इसका पर्पस क्या था कि जो ट्रायल्स में कई बार डिले हो जाता है वो मिलेगा तब ट्रायल शुरू किया जाएगा, है ना, या टेररिज्म का कोई केस है, वो व्यक्ति बाहर है, उसने यहाँ पर आतंकवादी दंगा भड़काया है, ऑर्गेनाइज क्राइम केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें तुरंत जस्टिस देने की यहाँ पर बात हो रही है, तो तुरंत वो व्यक्ति अवेलेबल भी नहीं भी होगा तब भी ट्रायल शुरू किया जा सकता है, फिर फर्दर उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। एक आर्टिकल ये भी हमने डिस्कस किया था, कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में डेटा लीक हो गया था रिसेंटली, कुछ फाइल्स वगैरह लीक हुई हैं जिसको डार्क वेब पे ले जाकर अपलोड कर दिया गया, जिस वजह से वो न्यूज़ में है। कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है। ये इंडिया का, या आप कह सकते हैं कई बार बोला जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड है ये। इसकी कैपेसिटी 6000 मेगावाट की है। अभी ये कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है। कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 यूनिट तैयार करने हैं जहाँ से बिजली बनाई जाएगी, जिसमें से 2 यूनिट्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2, जो 2000 मेगावाट तक की कैपेसिटी रखते हैं। यूनिट 3 और यूनिट 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। यूनिट 5 और यूनिट 6 सब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके बाद हमारे टोटल 6000 मेगावाट की कैपेसिटी बन जाएगी। और कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट अकेले भारत ने नहीं बनाया है, इंडिया यूएस के बीच का, इंडिया रशिया के बीच का एक कोलैबोरेशन है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में। इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। इंडिया के पास में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, उसमें से ऑब्वियसली सबसे बड़ा है। इंडिया का प्लान यह है कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को बढ़ाना, और ऊपर मैं आपको बता ही चुका हूँ 2047 तक 100 गीगावाट तक की न्यूक्लियर कैपेसिटी को अचीव करना। उसमें ये प्लांट्स हमारी बहुत मदद करेगा। यूनिट 3 एंड 4 अगर आप देखोगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट 2018 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। इसके डिज़ाइनिंग का काम, इसका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम। ये दोनों यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2027 तक यहाँ पर ये बाकी सारे यूनिट्स भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन रिसेंटली इसकी जो डेटा लीक वाली जो खबर है, माना गया है कि भाई इस पर अटैक वगैरह हुआ है, साइबर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से कुछ डेटा लीक्स वगैरह हुए हैं, कुछ फाइल्स वगैरह हैं, हज़ारों फाइल्स हैं, वो सब अपलोड कर दी गई हैं डार्क वेब के ऊपर में। ठीक है, अब डार्क वेब क्या होता है आप लोगों को पता है, इंटरनेट का एक ऐसा पोर्शन जो बहुत गहरा है, जहाँ तक हर व्यक्ति का कोई एक्सेस नहीं हो पाता। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, इंडिया का साइबर सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि भाई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इवन कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे तो 2019 में भी इस पर डेटा लीक को लेकर एक अटैक हुआ था। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है सर्फ शार्क रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने तो यही बता दिया कि इंडिया तीसरे नंबर पर आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटा लीक्स होते हैं। 28.9 मिलियन अकाउंट्स हैं जो पिछले साल कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, डेटा लीक्स वहाँ से देखने को मिले। नंबर 1 पे यूएस है, सेकंड पे फ्रांस है, और थर्ड पे आपको भारत देखने को मिल जाएगा जो थर्ड नंबर पर है, जो सबसे ज़्यादा डेटा लीक को फेस कर रहा है। तो ये साइबर सिक्योरिटी कंसर्न है। फिर डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड सिक्राइट रिपोर्ट की साइड से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। ये कहते हैं 204 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 204 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, इन संगठनों का सर्वे किया गया है
और सर्वे करने के बाद में हमको ये पता चला है कि 73%, 73% लोगों को यहाँ पर ये नहीं पता कि उनके डेटा के ऊपर अटैक भी हुआ। 57% के पास में कोई प्रॉपर जो साइबर हाइजीन प्रैक्टिस है वो अवेलेबल नहीं थी। और 2019 में मैंने बताया सेम इस पर अटैक हुआ भी था, वो भी हमने डिस्कस किया। फिर एक अगला आर्टिकल यहाँ पे एक एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था, द क्राइसिस एट द हार्ट ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसको लेकर राइटर साहब लिखते हैं कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दुनिया में 9 कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ कहलाती हैं, है ना। और कुछ कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रही हैं, एग्जाम्पल ईरान। तो राइटर साहब यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है और लॉ कहता है कि वो अपने वेपन्स को समय के अनुसार मॉडर्नाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ईरान को बर्बाद कर दिया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है ताकि न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। तो ये एक इनइक्वालिटी नहीं है, इससे अच्छा एक इक्वल वर्ल्ड की तरफ नहीं चल सकते हम एल्बर्ट आइंस्टीन की जो बात है उसको नहीं सुन सकते। इवन यहाँ पर जो बर्टनैड रसल हैं उनका जो ये स्टेटमेंट था उसको कंसीडर नहीं कर सकते। 1955 में इनका स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि भाई कोई कंट्री होना ही नहीं चाहिए न्यूक्लियर वेपन वाला, एक कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है वो भी अपने न्यूक्लियर वेपन को त्यागें और जो बना रहे हैं वो बनाए ना। ये होती है कि इक्वालिटी की न्यूक्लियर वेपन्स खत्म ही हो जाएंगे, इसको बोलेंगे हाँ भाई वाकई में एक पीस बना रहेगा फिर दुनिया भर में। लेकिन ईरान के साथ में जो हो रहा है यहाँ पर राइटर साहब कह रहे हैं कि वो एक एक इनइक्वालिटी के बेसिस पे ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि ईरान पहले मान चुका था। फॉर एग्जांपल JCPOA 2015 का जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम का एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें ईरान पहले कोशिश कर रहा था न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की। तो जब JCPOA एग्रीमेंट साइन किया गया 2015 के अंदर में, तो ईरान मान गया था। इधर 5 से ज़्यादा 6 कंट्रीज थी, P5+1 कंट्री, जिसमें US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इन सब ने मिलकर ईरान के साथ डील की। ठीक है, ईरान ने बोला आप हमारे ऊपर से सैंक्शन हटाओ और हम न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद करेंगे। पूरी निगरानी वगैरह सब कुछ अलाउ कर दी गई थी। उस समय पर बराक ओबामा USA के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था 2015, 16, 17। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप वापस से प्रेसिडेंट बनते हैं, नहीं वापस से नहीं, पहली बार 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं USA के अंदर में। और यूनाइटेड स्टेट्स ने इस पूरे एग्रीमेंट से USA को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया ट्रंप ने, और बोला कि देखो हम ईरान के साथ कोई डील JCPOA और ये सब कोई डील नहीं करने वाले, और ईरान के ऊपर में दोबारा से सैंक्शन लगा दिए। ईरान फिर से शुरू हो गया न्यूक्लियर वेपन बनाने में, समझ रहे हैं। तो ये है यहाँ पर पर्टिकुलर चीज़ जिसकी वजह से आज तक ये डील नहीं हो पाई सक्सेसफुल तौर पे। फिर आर्टिकल में राइटर साहब कह रहे हैं कि आज ना एक ट्रीटी है जिसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी मजाक बन के रह गई है। कुछ कंट्री साइन कर चुके हैं, कुछ कंट्री साइन नहीं करी हैं। 5 देश तो ऐसे हैं न्यूक्लियर पावर वाले, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना। ये पांचों के पांचों देश नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन्स किसी दूसरे कंट्री को नहीं पकड़ाएंगे, विस्तार नहीं करेंगे ज़्यादा, है ना, ये सब चीज़ है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, ठीक है, ये कंट्रीज़ हैं जो इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को इससे बिल्कुल बाहर हैं, इन्होंने साइन ही नहीं किया इसको। और नॉर्थ कोरिया की यहाँ पे चर्चा ही नहीं हो रही है। तो इन कंट्रीज़ ने साइन ही नहीं किया। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल यहाँ पर इससे आउटसाइड में रह गए। इंडिया ने साइन नहीं किया, जब पाकिस्तान ने साइन नहीं किया तो हम भी क्यों साइन करें। ठीक है, इजराइल कह रहा है कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन कभी शो ही नहीं किया, तो उन्होंने NPT साइन नहीं किया। तो ये कंट्रीज़ चाहें जैसे भी चाहें वैसे न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा सकती हैं, काम कर सकती हैं उस पर, है ना, क्योंकि ट्रीटी साइन नहीं कर रखी है, कुछ ने साइन कर रखी है। तो कह रहे हैं चल क्या रहा है। JCPOA एग्रीमेंट साइन हुआ 2015 में, 2018 में विड्रॉ कर लिया गया, है ना। फिर इससे अच्छा यहाँ पर ये नहीं है कि ये जो सिचुएशन है ये डबल स्टैंडर्ड्स वाली है, कि कुछ कंट्रीज़ वेपन रखेंगी न्यूक्लियर वेपन, और वो न्यूक्लियर वेपन को बढ़ा भी सकती हैं, बना भी सकती हैं, मॉडर्नाइज भी कर सकती हैं, बाकी दुनिया की कंट्रीज़ को नहीं बनाना है। तो ये डबल स्टैंड वाली सिचुएशन नहीं है। इससे अच्छा अगर दुनिया की शांति की तरफ बढ़ना है तो आइंस्टीन और रसल वाले जो स्टेटमेंट है उसको लेकर चलें, जहाँ पे कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात हो रही है, कि भाई कंप्लीटली हर एक कंट्री जिसके पास में वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स है, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग दें, और जो दूसरी कंट्रीज़ बनाने की कोशिश कर रही हैं वो ना बनाएं। ये राइटर का स्टेटमेंट था। फिर हमने डिस्कस किया था कैबिनेट ने अभी सेमिकॉन 2.0, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और यूरिया पॉलिसी और हाईवे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। ये सब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की साइड से यहाँ पर कह सकते हैं अप्रूवल दिया गया है। जब मैं सेमीकंडक्टर मिशन की बात करता हूँ, सेमिकॉन 2.0 की बात करता हूँ, तो अभी रिसेंटली कैबिनेट ने 1.27 लाख करोड़ रुपीज़ अनाउंस करे हैं सेमिकॉन 2.0 के लिए। 2.0 का मतलब भाई सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये दूसरा फेस है, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे इंडिया के अंदर में ढेर सारे जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो बनाए जा सकें, क्योंकि यही वो सेमीकंडक्टर चिप हैं जिनका एग्जैक्टली जो मेन यूज़ किया जाता है वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर में किया जाता है।
ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने 2021 में सेमिकॉन 1 करके ये इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसमें 76,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया था। तो अभी के समय पर आप देखोगे तो इस एलोकेशन को बढ़ा दिया गया है, हम ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। फिर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम सरकार ने अप्रूव की है हाल ही में, जहाँ पर इंडियन मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स को बनाने की बात हो रही है, इंडियन मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स को बनाकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। इसमें बहुत सारा इंसेंटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे दिया जाएगा। फिर हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात करोगे, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट में कोई स्पेसिफिक फैक्ट नहीं है। हाईवे प्रोजेक्ट की बात करोगे तो 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। एक 43 किलोमीटर का कॉरिडोर है, दूसरा 46 किलोमीटर का कॉरिडोर है, ठीक है, जिसमें समय कम लगेगा। फिर नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, इसको देख सकते हैं। कैबिनेट ने यूरिया पॉलिसी को अप्रूव किया, क्योंकि इंडिया के अंदर में यूरिया की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। यूरिया क्या है? फर्टिलाइजर। आज हमारे किसान सबसे ज़्यादा खेतों के अंदर में यूरिया का ही इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो 10 मिलियन टन्स के आसपास यूरिया हमें इंपोर्ट करना पड़ जाता है। तो कह रहे हैं कि अब इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम अपने देश में ही बहुत सारा जो यूरिया का प्रोडक्शन है वो करेंगे। फिर हमने एक अगले आर्टिकल में डिस्कस किया था इंडिया यूके के बीच में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, कल ही डिस्कस किया है, ये आपको पता होगा, सेटा एग्रीमेंट। तो आखिरी आर्टिकल है, जल्दी जल्दी इसको सुनिएगा। इंडिया यूके के बीच में सेटा एग्रीमेंट फाइनल तौर पे साइन हो चुका है। दोनों कंट्रीज़ का जो बायलेटरल ट्रेड है भारत और यूके के बीच में 2024 में 45 बिलियन पाउंड्स का था, 2026 में 48 बिलियन पाउंड्स का हो गया। हमारा टारगेट है कि आने वाले डिकेड्स के अंदर में 2030 के आसपास देखें या कुछ और साल देखें तो ये व्यापार जो है $100 बिलियन से पार जाना चाहिए। इसीलिए इंडिया यूके ने मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम है सेटा, याद रखिएगा। सेटा जब कहते हैं तो ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि इस एग्रीमेंट के माध्यम से दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर अपने मार्केट का एक्सेस ओपन कर दिया है। ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकेगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। बेनिफिट्स फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज और एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। इससे हम अपनी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और प्रोफेशनल सर्विसेज को मजबूत कर पाएंगे, ठीक है। इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल डिजिटल ट्रेड, एमएसएमई, लेबर, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, उस पर ध्यान दिया गया है। बाकी इंडिया ने अपने कुछ सेक्टर्स को प्रोटेक्ट भी कर रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसा नहीं है कि हमारे हर एक सेक्टर में यूके को इजाज़त दे देंगे कि भाई यूके आए और अपना इन्वेस्टमेंट करे, अपना प्रोडक्ट हमको बेचे, यूके के हर एक प्रोडक्ट पे छूट है, नहीं। ऐसा भारत के साथ हुआ है कि इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करता है यूके को, उसमें 98% के हिसाब से 98% प्रोडक्ट्स के ऊपर में हमें छूट मिल रही है, टैक्स में छूट मिल रही है। जबकि इंडिया ने यहाँ पर जो डेयरी इंडस्ट्री है, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, गोल्ड ज्वेलरी, स्मार्टफोन्स, क्रिटिकल पॉलीमर्स, ये सब कुछ ऑलरेडी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने यहाँ पर यूएसए से इन सब चीज़ों के ऊपर में कोई डिमांड नहीं मांगी है, मतलब यूएसए कह रहा हूँ, यूके को इन सब सेक्टर्स के अंदर में कोई छूट नहीं मिलेगा। इन सब सेक्टर्स के अंदर में कोई भी यहाँ पर उनको कह सकते हैं जो मार्केट ओपन है वो हमने नहीं किया, करके दिया है। फिर सेट एग्रीमेंट क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, इतना ही याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन, यानी कि आज का रिवीजन सेशन, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट रिवाइज किया पिछला पूरा सप्ताह का करंट अफेयर्स। इतना ही है बस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।